ఏంటి? वेलकम बैक दोस्तों। फाइनली ब्रो चे वारेवरुरा इज हियर। पहले तो इस मूवी के रिलेटेड एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मेरे 5000 या तकरीबन सब्सक्राइबर्स थे, उस वक्त मैंने उस वक्त के सब्सक्राइबर्स से पूछा था कि आप साउथ इंडियन मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करोगे, लेकिन वो लोग मेरी बेइज्जती कर दी, मतलब उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा लोगों को हॉलीवुड ही पसंद है। तब उस वक्त मेरे दिमाग में यही मूवी थी एक्सप्लेन करने के लिए, ब्रो चे वारेवरुरा। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई और उसी तरह ये एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट है, टर्न्स है और सस्पेंस भी है। इंटरवल तक ये मूवी एक लेवल पे चलती रहती है, लेकिन इंटरवल के बाद इस मूवी का ग्राफ कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो पहले इस टाइटल को एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। ब्रो चे वारेवरुरा। एक्चुअली ये टाइटल एक ओल्ड सॉन्ग से लिया गया है और वो सॉन्ग एक डिवोशनल सॉन्ग है, जहाँ पर सिंगर अपने गॉड को लेकर अपनी विनती करते रहते हैं। और इस गाने को काफी सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया है और उसी गाने का टाइटल है ये मूवी, जिसका मतलब है कौन बचा सकता है आपके सिवा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही 3 लोगों को दिखाया जाता है और ये तीनों अपने वैट में बैठकर किसी का वेट करते रहते हैं। और यहाँ पर हम इन तीनों के नाम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रहेंगे, जैसे मोटू पतलू के। तभी नंबर 2 भाई साहब को इसकी बीवी कॉल करती है और इससे शिकायत करने लगती है कि इसकी बच्ची को नई स्कूल की बैग चाहिए। काफी सारे दिनों से इसकी बीवी ये कहती रहती है, लेकिन नंबर 2 इस बात को टालते ही रहता है। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और ये तीनों उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर ये सीन कट होता है। तो दूसरे सीन में एक और शख्स को दिखाया जाता है और इसका नाम है विशाल और ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। विशाल ने एक नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और इसी के बारे में बात करने के लिए विशाल एक प्रोड्यूसर के पास आया है। तो विशाल की फिल्म में हीरोइन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसके लिए विशाल शालिनी नाम की एक स्टार एक्ट्रेस को लेना चाहता है। वो प्रोड्यूसर विशाल से कहता है तुम शालिनी का कॉन्टेक्ट नंबर हासिल करो और मैं भी कोशिश करूंगा, उसके बाद हम पक्का इस फिल्म को जरूर करेंगे। तो उसके बाद विशाल शालिनी का नंबर हासिल करने के लिए काफी सारी कोशिशें करता रहता है, लेकिन विशाल को शालिनी का नंबर ही नहीं मिलता। तो एक दिन विशाल शालिनी का ईमेल एड्रेस हासिल कर लेता है, तो उसे मेल करता है। तो शालिनी उसका ईमेल का रिप्लाई देती है और विशाल से मिलने के लिए एक होटल बुलाती है। तो इसी का नाम है शालिनी, स्टार एक्ट्रेस। शालिनी विशाल को देखकर कहती है मैंने आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो मुझे लगता है मैं उस रोल के लिए सेट नहीं हूँ, आई एम सॉरी। कि तभी शालिनी को एक कॉल आता है और वो दूसरे डायरेक्टर से बात करने के लिए जाती है विशाल को वेट करा के। और शालिनी इन लोगों से भी यही बात कहती है कि मुझे आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, सॉरी। ऐसा कहने के बाद शालिनी फिर से विशाल के पास आती है और विशाल को बताने लगती है कि सॉरी मैं आपको दूसरे प्रोडक्शन वाला समझी, आपका नाम विशाल है ना, मैंने आपकी वो शॉर्ट फिल्म देखी, बहुत ही प्यारी है वो, और उसी तरह मैं आपको एक चांस भी दूंगी, आप मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाइए। विशाल ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं लिखी, उसने सिर्फ थोड़ा ही लिखा है, यही बात वो शालिनी से कहता है। तो शालिनी विशाल से कहती है कोई बात नहीं, आप जितना लिखे हो उतना मुझे सुनाइए, अगली मीटिंग में हम कंटिन्यू करेंगे। तो विशाल अपने बैग से लैपटॉप निकालकर शालिनी को अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। उसके बाद दूसरे सीन में 2 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। लड़की का नाम है मित्रा और उस आदमी का नाम है राधा कृष्णा, और राधा कृष्णा मित्रा का फादर है और इसी तरह राधा कृष्णा एक कॉलेज का प्रिंसिपल है। राधा कृष्णा मित्रा को अपने घर लाकर उसे वार्न करने लगता है, जैसा तुम अपनी माँ के पास रही थी उस तरह से मेरे पास मत रहो, मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ और घर में भी उसी तरह से रहूंगा और तुम अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करना होगा। तो इस सीन से हमको ये बात पता चलती है कि राधा कृष्णा अपनी बेटी को कहीं से ले आया है और ये बात आपको बाद में पता चलेगी। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और इन तीनों के नाम है राहुल, राम बाबू शॉर्टकट में रैम्बो, और राकेश शॉर्टकट में रॉकी। यहाँ पर आपने गौर किया इन तीनों के नाम आर से ही स्टार्ट होते हैं, इसीलिए कॉलेज में इन लोगों को R3 बैच कहते हैं। एक्चुअली राहुल अपना फोन कहीं पर घुमा दिया और राहुल का ये 7वां फोन है और ये तीनों लोग राहुल का फोन इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जहाँ जहाँ पर ये तीनों कल रात गए थे, लेकिन राहुल का फोन नहीं मिलता। राहुल का एक फादर होता है लेकिन इसकी माँ नहीं होती। तो राहुल फिर से अपने एग्जाम्स में फेल हो गया है और उसी तरह R3 की बैच काफी सारे सालों से एक ही क्लास में है। उसके बाद ये तीनों प्रिंसिपल के रूम में जाकर अपने एग्जाम्स के पेपर्स को निकालने लगते हैं। रिसेंटली एक केमिस्ट्री का एग्जाम चला है और इन तीनों को पता है कि ये तीनों फेल हो जाएंगे, तो इसीलिए ये तीनों लोग अपने पेपर्स खुद चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं।
अगर पेपर्स ही ना रहे तो मैडम कुछ ना कुछ नंबर्स डाल के पास करवा देगी। जब ये तीनों अपने पेपर्स लेकर प्रिंसिपल की रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो बाहर मित्रा इन तीनों को देख लेती है और अभी अभी राहुल को पता चलता है कि मित्रा प्रिंसिपल की बेटी है। तो उसी वक्त राहुल मित्रा को बहकाने के लिए उसके पास जाता है और अपनी ग्रैंडमदर की झूठी कहानी बताने लगता है, लेकिन मित्रा राहुल को भाव तक नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती है। जब मैडम एग्जाम्स के पेपर्स लाती है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए तो इन पेपर्स में इन तीनों के पेपर्स भी मौजूद होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों ने अपने अपने पेपर्स को चुरा लिया था, तो मैडम के पास इनके पेपर्स कहाँ से आए? तो बाद में पता चलता है कि इन तीनों ने एक दूसरे का पेपर वहीं पर रख दिया। मतलब रैम्बो ने रॉकी का पेपर वापस रख दिया और रॉकी ने राहुल का पेपर वापस रख दिया और इसी तरह राहुल ने रैम्बो का पेपर रख दिया। तो इस तरह से इन तीनों के पेपर्स मैडम के पास आ जाते हैं। तो एक्चुअली इन तीनों ने दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर्स को भी चुरा लिया है, मैडम को शक ना हो। लेकिन इनकी चुराए हुए पेपर्स में मित्रा का पेपर नहीं होता, तो मित्रा भी अपने बेंच से खड़ी होती है कि उसका भी पेपर नहीं है। तो बाद में इन तीनों को ये बात पता चलती है कि मित्रा ने अपना खुद का पेपर चुरा लिया है प्रिंसिपल के रूम में जाकर, क्योंकि मित्रा प्रिंसिपल की बेटी होने के बावजूद भी ये पढ़ाई में वीक है। तो इस तरह से ये चारों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि ये चारों एक ही कैटेगरी के हैं। तो कॉलेज खत्म होने के बाद मित्रा अपने घर नहीं आती, क्योंकि मित्रा ज्यादातर टाइम इन तीनों के साथ बिताती रहती है और ये बात इसका फादर प्रिंसिपल देख लेता है और मित्रा को मैथ्स ट्यूशन के लिए अपने फ्रेंड के पास भेजने लगता है। लेकिन फिर भी मित्रा को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद एक दिन राहुल मित्रा से यही बात पूछने लगता है कि तुम प्रिंसिपल की बेटी होने के बावजूद भी तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तो मित्रा राहुल को बताने लगती है कि मैं जानबूझ के पढ़ाई नहीं करती, मेरा इंटरेस्ट तो डांस में है, क्लासिकल डांस में। एक्चुअली मित्रा के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और मित्रा अपने माँ के पास ही रहती थी और मित्रा अपने माँ के पास अपनी मनपसंद जिंदगी जिया करती थी। लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से मित्रा की माँ की मौत हो गई और राधा कृष्णा अपनी बेटी को अपने पास ला लिया उसकी परवरिश करने के लिए। उसके बाद एक दिन मित्रा का बर्थडे होता है, तो मित्रा ट्यूशन को बंक मार के इन तीनों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। जब मित्रा अपने घर आती है तो इसका फादर इसको डांटने लगता है और इसी तरह राधा कृष्णा को अपने बेटी का बर्थडे कब है वो भी याद नहीं होता। मतलब इस तरह का स्ट्रिक्ट फादर होता है राधा कृष्णा। उसके बाद दूसरे सीन में विशाल और शालिनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर शालिनी विशाल को पूछने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको परमिशन दे दी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए? तो विशाल शालिनी को बताने लगता है एक्चुअली हमारे घर में मुझे 3 साल का टाइम दिया है, तो इस 3 साल में मुझे कुछ न कुछ करके दिखाना है। अगर इन 3 सालों में मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं वापस गाँव आके कोई छोटी सी जॉब कर लूँ। तो थोड़े दिन पहले मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं अपनी डिग्री को सामने रखकर या तो एक छोटी सी जॉब करूं या तो फिर मैं अपने पैशन के पीछे ही भागूं। लेकिन ये 2 ऑप्शंस मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहे, तो इसलिए मैंने अपने सर्टिफिकेट्स को जला दिया। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है मेरा पैशन, मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो विशाल की ये बातें शालिनी को बहुत इम्प्रेस करने लगती है। इस तरह से इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। जब जब विशाल अपनी कहानी को लिखता है तो उस कहानी के पार्ट को शालिनी को आके सुनाने लगता है। तो यहाँ पर कहानी में एक दिन मित्रा सडनली आधी रात को राहुल को फोन करके अपने घर बुलाती है। जब राहुल मित्रा के घर आता है तो मित्रा रो रही होती है। तो राहुल मित्रा से पूछने पर मित्रा राहुल को बताने लगती है जब ट्यूशन में कोई भी नहीं थे तो इसका ट्यूशन टीचर इसके साथ बदतमीजी करने लगा। ये सुनने के बाद राहुल मित्रा से पूछता है ये बात तुम अपने फादर से क्यों नहीं कहती? तो मित्रा कहती है मैंने अपने फादर से बात भी किया। जब मित्रा यही बात वो अपने फादर को बताने लगती है तो राधा कृष्णा अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं करता। राधा कृष्णा अपने फ्रेंड पर ही भरोसा करने लगता है। राधा कृष्णा समझने लगता है कि मित्रा ट्यूशन को बंक मारने के लिए ये बहाना बना रही है और उसी तरह मित्रा राहुल को बताने लगती है उस ट्यूशन टीचर ने मेरे साथ जो किया मुझे उससे दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे फादर ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ये बात मुझे खाए जा रही है। सच में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और मेरी फ्रीडम की जिंदगी जीने लगूं। यह सुनने के बाद राहुल मित्रा से कहता है भाग जाओ और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और दूसरे दिन राहुल यही बात वो अपने दोनों फ्रेंड्स को बताने लगता है कि मित्रा के साथ ऐसा हुआ है और मित्रा यहाँ से जाना चाहती है। एक्चुअली मित्रा की ग्रैंडमदर यूएस में रहती है और उसी तरह मित्रा को क्लासिकल डांस बेहद पसंद है और मित्रा यूएस जाना चाहती है। और ऑफ कोर्स मित्रा को यूएस भेजने के लिए पैसे तो चाहिए और उसी में ये तीनों लोग ये डिसाइड होते हैं कि हम किसी का किडनैप कर लेंगे। और यही बात ये तीनों मित्रा को आके बताने लगते हैं अगर हमको पैसे चाहिए तो हम चारों को किसी का किडनैप करना होगा।
ये सुनने के बाद मित्रा इन तीनों से कहती है कि तुम किसी का नहीं मेरा ही किडनैप कर लो और मेरे फादर से पैसे की डिमांड करो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि राधा कृष्णा इस बात पर भरोसा करता नहीं कि इसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। तो राधा कृष्णा को प्रूफ दिखाने के लिए ये चारों ये प्लान करते हैं, जब मित्रा अपने सर्वेंट के साथ बाहर जाएगी तो उस वक्त ये तीनों लोग मित्रा को किडनैप कर लेंगे। तो प्लान के मुताबिक मित्रा अपने सर्वेंट को किसी भी तरह करके अपने साथ बाहर लाती है और एक पॉइंट पर आने के बाद ये तीनों अपने फेस पर मास्क पहनकर मित्रा को किडनैप कर लेते हैं। और थोड़ी ही देर बाद राहुल राधा कृष्णा को फोन करके 8 लाख की डिमांड करता है, 5 लाख मित्रा के लिए और 3 लाख इन तीनों के लिए। लेकिन राधा कृष्णा उस फोन कॉल पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तभी राधा कृष्णा की सर्वेंट फोन करके यही बात वो बताने लगती है कि मित्रा का किसी ने किडनैप कर लिया। तब जाके राधा कृष्णा इस बात पर भरोसा करता है और प्लान के मुताबिक ये चारों लोग राधा कृष्णा को किसी जगह पर बुलाते हैं और इसी तरह राधा कृष्णा 8 लाख पैसे लेकर इस जगह पर आता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस पैसों की बैग ले लेते हैं और राधा कृष्णा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद राधा कृष्णा अपने एक फ्रेंड जो पुलिस है जिसका नाम है सीआई श्रीनु, उसको अपने घर बुलाता है और वो सीआई मित्रा से उस किडनैपिंग का इंसिडेंट पूछने लगता है। तो ऑफ कोर्स मित्रा इधर उधर का बहाना बनाने लगती है। जब मित्रा का फादर अपने घर से बाहर जाता है तो मित्रा अपना बोरिया बिस्तर बांध के इन तीनों के पास आती है। तो यहाँ पर राहुल उन सारे पैसों को एक बैग में रखता है और उस बैग में एक सीक्रेट सा पॉकेट होता है जो उस बैग के बॉटम में होता है। तो उन सारे पैसों को उस बैग के बॉटम में रख के मित्रा को दे देता है और राहुल मित्रा को अपने फ्रेंड के पास हैदराबाद भेज देता है और मित्रा से कहता है कि तुम वहाँ पर जाके सेटल हो जाओ, हम 2 दिन के बाद तुम्हारे पास आएंगे और वहाँ से तुम अपना पासपोर्ट तैयार करके यूएस चली जाना। तो इस तरह से मित्रा हैदराबाद आ जाती है और राहुल के फ्रेंड के रूम में रहने लगती है और मित्रा जहाँ पर भी जाती है वो उस बैग को लेकर ही जाती है। और उसी तरह हैदराबाद में मित्रा एक डांस इंस्टीट्यूट को ढूंढती रहती है अपनी क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरफ एक दिन ये तीनों उस ट्यूशन मास्टर को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं कि तभी एक अनजान आदमी वहाँ पर आता है और इन तीनों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो तीनों उस आदमी को साइड में ढकल कर वहाँ से भाग जाते हैं और उसी वक्त वो ट्यूशन मास्टर अपनी पिटाई की कंप्लेंट उस सीआई को देता है कि इसको 3 लोगों ने मारा है मास्क पहनकर। जब वो सीआई ट्यूशन मास्टर से पूछताछ करने लगता है कि तभी राधा कृष्णा उस सीआई को कॉल करके ये बताने लगता है कि मित्रा घर पर नहीं है, वो फिर से किडनैप हो चुकी है। तो फिर से राधा कृष्णा और वो सीआई इधर उधर ढूंढने लगते हैं लेकिन मित्रा कहीं पर भी मौजूद नहीं होती। तो 2 दिन के बाद ये तीनों हैदराबाद जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं और यहाँ पर हैदराबाद में जब मित्रा उस बैग को लेकर अपने डांस क्लास को जा रही होती है कि तभी वो तीनों किडनैपर्स मित्रा को किडनैप कर लेते हैं और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। किडनैप होने के बाद मित्रा किडनैपर को राहुल का फोन नंबर देती है तो वो किडनैपर राहुल को फोन करके सारा सब कुछ बताने लगता है और राहुल से 10 लाख की डिमांड करता है। अब उन तीनों किडनैपर को क्या पता कि वो पैसे उसी बैग में बॉटम में है, लेकिन मित्रा इन पैसों के बारे में उन किडनैपर्स को नहीं बताती। तो उसके बाद ये तीनों लोग पैसों की अरेंजमेंट करने के लिए अपने अपने फ्रेंड्स को कॉल करने लगते हैं। आखिरकार 10 लाख कोई ऐसे ही क्यों देगा बे। तो इस तरह से जब विशाल शालिनी को स्टोरी सुना रहा होता है कि तभी विशाल को अपनी माँ की तरफ से कॉल आता है और विशाल की माँ विशाल को बताने लगती है कि इसके फादर का एक्सीडेंट हो चुका है और इसके फादर का ऑपरेशन करना होगा, ऑफ कोर्स पैसों की जरूरत है। तो विशाल यही बात शालिनी को बताने लगता है कि इसके फादर का एक्सीडेंट हो चुका है और पैसों की जरूरत है। तो शालिनी बिना सोचे समझे 10 लाख का इंतजाम करती है और शालिनी भी विशाल के साथ उसके गाँव जाने लगती है। जब ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो शालिनी विशाल से उस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। तो इस सिचुएशन में विशाल शालिनी को कहता है, सॉरी मैम, मैं आपको ये कहानी सुना नहीं सकता, मेरा मन नहीं है। कहते भी एक पत्थर आकर इनकी कार के शीशे को टकरा जाता है और इनकी कार एक करंट पोल से जाकर टकरा जाती है, मतलब इनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी एक्सीडेंट में शालिनी बेहोश गिर जाती है कि तभी दूर से ये तीनों आते हुए नजर आते हैं, राहुल, रैम्बो, रॉकी। मतलब अब तक जो कहानी समझ रहे थे वो एक्चुअल में कहानी नहीं है, वो भी हकीकत है। और ये तीनों विशाल के पास आकर विशाल के हाथ में जो पैसों की बैग होती है उस बैग को छीनने लगते हैं और वहीं पर एक पागल इंसान होता है। वो पागल इंसान इन तीनों को रोकने की कोशिश करने लगता है। तो इसी हड़बड़ाहट में राहुल का मास्क नीचे गिर जाता है और विशाल राहुल का चेहरा देख लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर हाफ मूवी खत्म होती है। तो इंटरवल के बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर ये तीनों पैसों का इंतजाम कर रहे होते हैं। तो इसी दरमियान में रॉकी एक बैंक जाता है
और उस बैंक में एक आदमी 10 लाख रुपए विथड्रॉ करके अपने बैग में रखा है और ये आदमी और कोई नहीं शालिनी का असिस्टेंट होता है। और उसी कार को फॉलो करते हुए ये तीनों लोग एक जगह पर आते हैं और राहुल एक पत्थर लेकर शालिनी की कार पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से शालिनी और विशाल का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये थी एक्चुअल की स्टोरी। तो यहाँ पर विशाल एक बहुत बड़ी झंझट में फंस जाता है। मतलब एक तरफ इसके फादर है और दूसरी तरफ एक हीरोइन, और इन दोनों की जिम्मेदारी विशाल पर ही होती है। पास ही में एक हॉस्पिटल होती है तो विशाल शालिनी को उस हॉस्पिटल में एडमिट करता है। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि विशाल के फादर और कोई नहीं, यही आदमी होता है जिस दिन वो तीनों ट्यूशन मास्टर को पिटाई कर रहे थे। उस वक्त एक आदमी ने आकर इन तीनों को रोकने की कोशिश की और उसी हाथापाई में इन तीनों ने विशाल के फादर को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से विशाल के फादर एक पत्थर से जाकर टकराए और इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है। तो यहाँ पर राहुल किडनैपर को फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन एज यूजुअल की तरह राहुल अपना फोन कहीं पर घुमा दिया। इसकी जात का राहुल मारे। मतलब ये तीनों भी अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अगर किडनैपर फोन किया तो राहुल के फोन को ही कॉल करेगा। अगर राहुल ने फोन लिफ्ट नहीं किया तो वो किडनैपर मित्रा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इस तरफ राधा कृष्णा को आर्त्री पर शक होने लगता है कि उन्हीं तीनों लोगों ने मित्रा का किडनैप किया है और उन्हीं तीनों लोगों ने ट्यूशन मास्टर को मारा है। और यही बात वो अपने फ्रेंड सीआई को आके बताने लगता है प्रूफ के साथ। लेकिन वो सीआई एक चपड़गंजू होता है, राधा कृष्णा की बातों पर यकीन नहीं करता। वहाँ से राधा कृष्णा राहुल के घर आता है उसके फादर से मिलने के लिए और राहुल के फादर को बताने लगता है कि तुम्हारा बेटा और वो दो लोग मेरी बेटी को किडनैप करके ले गए हैं। लेकिन राहुल का फादर राधा कृष्णा से बताने लगता है आप गलत समझ रहे हो सर, वो तीनों लोग तो अपने फ्रेंड की शादी में हैदराबाद गए हैं। तो राधा कृष्णा राहुल के फोन को कॉल करने के लिए कहता है। तो फोन लिफ्ट ना होने की वजह से राहुल का फादर रॉकी के फोन को कॉल करता है और वो तीनों लोग राहुल के फादर को बताने लगता है कि आप घबराए नहीं, हम शादी में है और वक्त पर हम घर पहुंच जाएंगे। मतलब भाई साहब वो तीनों लोग एक बहाना बनाते हैं। और उसी तरह यहाँ पर यह किडनैपर भी राहुल के फोन को कॉल करने लगता है, लेकिन कोई भी उस फोन को लिफ्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये किडनैपर डिसाइड हो जाता है कि वो मित्रा को बेच देगा। तो इस तरफ रातों ही रात ये तीनों राहुल के फोन को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर ये गए थे उस जगह पर। और इसी तरह इस तरफ विशाल अपने अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाता है, उनको कॉल करने लगता है पैसों का इंतजाम करने के लिए। लेकिन विशाल को कहीं पर से भी हेल्प नहीं मिलती और वो प्रिंसिपल राधा कृष्णा अपने फ्रेंड सीआई को लेकर हैदराबाद आने लगता है। और रास्ते में वो सीआई राधा कृष्णा को समझाने लगता है कि हो सकता है मित्रा नहीं अपने खुद ही से अपने घर से भाग गई हो, क्योंकि तुमने तो अपनी बेटी पर तो भरोसा नहीं किया, तुम तो अपने फ्रेंड पर ही भरोसा किया। अब मित्रा को तुम्हारे घर में ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो मित्रा अब सेफ कहाँ पर रहेगी। तो उसने ऐसा सोचा होगा। तो इस तरफ एक वक्त आने पर विशाल को उस इंसिडेंट की बात याद आने लगती है जब वो तीनों लोग विशाल के हाथ से बैग को छीन रहे थे और उस वक्त राहुल की जेब से फोन गिर गया था। ये बात सोचने की देर ही विशाल उस जगह पर भागने लगता है उस फोन को ढूंढने के लिए। और इस तरफ राहुल को भी वही चीज याद आने लगती है कि शायद इसका फोन उसी जगह पर गिरा होगा और ये तीनों लोग उस जगह पर भागने लगते हैं। जब तक आर्त्री वहाँ पर पहुँच जाते तब तक विशाल और उसका फ्रेंड वहाँ पर जाके उस फोन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और ये चीज देखकर इन तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। मतलब अगर वो फोन मिल गया तो इनकी कहानी खत्म। क्या तभी राहुल के फोन से एक कॉल आने लगता है। तो उस फोन को लिफ्ट करने पर इन तीनों को ये बात पता चलती है कि राहुल का फोन एक्चुअली उस पागल इंसान के पास है जिस वक्त इन तीनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। और विशाल का शक भी उसी पागल इंसान पर जाता है। जब ये तीनों उस पागल को ढूंढने के लिए एक ऑटो में जा रहे होते हैं, तीनों अपनी बैग को देखते हैं और वो बैग एक बच्ची के हाथ में होती है। तो राहुल इस बैग को देखकर उस बच्ची से उस बैग को मांग लेता है और उस बैग में बॉटम में उन पैसों को चेक करने लगता है। तो वो पैसे सही सलामत होते हैं, मतलब वो पैसे उसी बैग में मौजूद होते हैं। और इस तरफ यह किडनैपर मित्रा को जब बेचने के लिए ले जा रहा होता है तो इनकी वैन एक सिग्नल पर आकर खड़ेती है। तो उसी वैन से मित्रा अपने फादर को देखती है और मित्रा समझ जाती है कि राधा कृष्णा अपनी बेटी को ढूंढते हुए हैदराबाद भी आ चुका है। और इस तरफ विशाल फाइनली उस पागल आदमी को ढूंढ लेता है। तो विशाल उस पागल आदमी के पीछे भागने लगता है। तो इस तरफ आर्त्री उस बच्ची के घर जाने लगते हैं उस किडनैपर का पता करने के लिए। उसी तरह वो बच्ची इन तीनों को अपने घर ले जाती है। जब ये तीनों नंबर 2 के घर जाते हैं तो नंबर 2 इन तीनों को देखकर भागने लगता है, क्योंकि नंबर 2 को ही पता है कि मित्रा कहाँ पर है। तो थोड़ा बहुत चेजिंग करने के बाद विशाल उस पागल आदमी से उस फोन को हासिल कर लेता है
तभी उसी वक्त नंबर 2 भी वहाँ से गुजरने लगता है। ऑफ कोर्स नंबर 2 के पीछे ये तीनों लोग भी होते हैं। मतलब एक पॉइंट पर आकर विशाल और राहुल का सामना हो जाता है और इस तरह से राहुल नंबर 2 को चेस करने लगता है और विशाल राहुल को चेस करने लगता है। तो एक जगह पर आने के बाद विशाल राहुल के पीछे जो बैग लगी होती है उसको छीन लेता है और उस बैग में इधर उधर ढूंढने लगता है। मतलब विशाल पैसों के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन उस बैग में पैसे मौजूद नहीं होते। तो विशाल उस बैग को वहीं पर फेंक के राहुल के पीछे लग जाता है, लेकिन तभी पीछे से रॉकी आता है और उस बैग को उठा लेता है। ऑफ कोर्स वो पैसे उस बैग के सीक्रेट जेब में होते हैं। तो थोड़ी दूर चेस करने के बाद फाइनली विशाल राहुल को पकड़ लेता है और उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी हड़बड़ाहट में राहुल अपना फोन विशाल के हाथ में देखता है और उस फोन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मतलब अब राहुल के हाथ में उसका फोन भी है और पैसे भी है। जब वो किडनैपर मित्रा को बेचने के लिए ले जा रहा होता है तो मित्रा यहाँ पर अपनी एक होशियारी दिखाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं और उन दोनों किडनैपर को मारने लगते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 3 उन लोगों से बचने के लिए उस वैन को छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स उस वैन में बेचारी मित्रा बंधी हुई रहती है। तो इस लड़ाई को देखकर वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है और उस वैन को ओपन करता है। तो इस तरह से मित्रा रेस्क्यू हो जाती है और वो पुलिस वाला मित्रा को अपने पुलिस स्टेशन लाता है। जब विशाल राहुल को ढूंढते रहता है तभी विशाल को उसकी माँ कॉल करती है और विशाल को बताने लगती है कि बेटा तुम्हारे फादर का ऑपरेशन हो चुका है, अब तुम्हारे फादर खतरे से बाहर है। तो विशाल अपनी माँ से पूछने लगता है तो पैसे कहाँ के माँ? तो उसकी माँ बताने लगते हैं ये क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हें तो भिजवाए थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि दूसरी बार भी शालिनी ने ही विशाल की हेल्प की है। मतलब शालिनी ने कुछ पैसे विशाल के गांव भेज दिया है। तो उसके बाद इसी हालत में शालिनी विशाल को प्रपोज करने लगती है, क्या हम शादी कर ले? तो ऑफ कोर्स एक बड़ी हीरोइन ने विशाल को प्रपोज किया है। तो ये सुनने के बाद विशाल के मन में दो लड्डू फूटने लगते हैं और इस तरफ राहुल मित्रा की फिक्र करने लगता है कि तभी मित्रा पुलिस स्टेशन से राहुल को फोन करती है और जो कुछ हुआ राहुल को बताने लगती है। तो ये सुनने के बाद राहुल मित्रा को ये सजेशन देता है कि तुम अपने फादर को कॉल करके बुलाओ, भलाई इसी में है कि तुम अपने फादर के सामने डट के खड़ी रहो। तो उसी तरह शालिनी अपने फादर को कॉल करती है। उसके बाद आर्त्री शालिनी को उसके पैसे वापस लौटा देते हैं और उन पैसों के साथ एक छोटा सा लेटर भी होता है। वो लेटर और वो पैसे देकर शालिनी और विशाल ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद राधा कृष्णा अपनी बेटी को अपने फ्रेंड के पास लाता है और अपनी बेटी के सामने ही अपने फ्रेंड को एक छापड़ लगाता है। मतलब अब जाके राधा कृष्णा अपनी बेटी पर भरोसा करता है और उसी तरह राधा कृष्णा मित्रा को डांस करने के लिए भी परमिशन दे देता है। जब आर्त्री अपने गाँव जा रहे होते हैं तो ये तीनों लोग एक बस स्टॉप पे उस बच्ची को खड़ा हुआ देखते हैं और वो बच्ची अपने हाथों में बुक्स पकड़ी हुई रहती है बिना बैग्स के। तो राहुल उस बच्ची के पास आकर उस बैग को उस बच्ची को दे देता है एज ए गिफ्ट के तौर पर और इसी तरह ये तीनों अपने गांव आकर राधा कृष्णा को उसके पैसे वापस लौटा देते हैं। उसके बाद क्या था, फिर से ये चारों लोग कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से रूटीन की तरह सब्जेक्ट्स में फेल होने लगते हैं। और इस तरफ हैदराबाद में विशाल की पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है शालिनी के साथ। तो फाइनली हैप्पी एंडिंग। तो मूवी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।